चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी थर्ड क्लास ऑफ कैप टू, दैट इज टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। अपनी पिछली दो क्लासेस में हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने मेजर टाइम ओवरऑल कोर्स के हवाले से डिस्कशन की थी, कोर्स का ओवरव्यू देखा था। लास्ट क्लास में हमने पूरे इनकम टैक्स के कोर्स की समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कंडक्ट की है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी का स्ट्रक्चर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट डिस्कस किया था। ये फॉर्मेट हम आज की क्लास में और आने वाली 4-5 क्लासेस तक मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे होंगे, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से कि जिस तरह से फॉर्मेट मुझे याद है, मेरी फिंगर टिप्स है, उस तरीके से फॉर्मेट आप सबको याद होना चाहिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से फॉर्मेट की रेलेवेंस ये है कि अराउंड इनकम टैक्स के एरिया से जो आपके 30-35 मार्क के न्यूमेरिकल टेस्ट किए जाते हैं वो इस फॉर्मेट के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। सेकेंडली, ये फॉर्मेट आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक तरीके से पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, एक तरीके से पूरा बर्ड्स आई व्यू है। जिस सीक्वेंस में मैंने इस फॉर्मेट में चीजें देखी है, उस सीक्वेंस में मैं आने वाले वक्त में अपना इनकम टैक्स का एरिया, अपना इनकम टैक्स का कोर्स लेकर चल रहा होगा। तो अगर क्विक रिकैप करें अपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट से जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया सर, सबसे पहले आपने मैं ये बताया कि एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेगा, एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेगा उसे लाजमी 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करेगा। आइदर इट वुड बी सैलरी और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पूरे साल में जो कुछ मैं अर्न करूंगा उसे इन 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करूंगा। सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर, हम किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, हर हेड ऑफ इनकम में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होने वाला है। फॉर एग्जांपल, सैलरी में आप देखोगे कि सैलरी में सैलरी इनकम टैक्स हो रही होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम टैक्स हो रही होगी, बिजनेस इनकम में हमारा बिजनेस रेवेन्यू, बिजनेस सेल्स टैक्स हो रही होगी। हर हेड ऑफ इनकम में हमारे पास जो जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स बनाई गई है उनके अगेंस्ट हमें कुछ एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाजत दी जाएगी, जिसे हमने नाम दिया था अलाउबल डिडक्शंस का। तो हर हेड ऑफ इनकम में जब आप अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस माइनस करोगे तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंशियल या तो किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में इनकम आ रही होगी या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में लॉस भी अराइज हो सकता है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, जब किसी हेड की अलाउबल डिडक्शन उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से इंक्रीज कर जाए। 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा उसे हमने नाम दिया था टोटल इनकम का। टोटल इनकम से आपने 3 चीजें माइनस करनी है एक सीक्वेंस में। सबसे पहले हम माइनस कर रहे होंगे एग्जेम्प्ट इनकम, ये वही एग्जेम्प्ट इनकम है जो थोड़ी देर पहले आपने भी ऐड किया। उसके बाद आप माइनस करोगे डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। लास्ट क्लास में मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं। इन टोटलिटी टू टोटल 14 तरह के शेड्यूल है, लेकिन आप कैप 2 लेवल पे आपको 3 तरह के शेड्यूल्स कवर करना है। नंबर 1 फर्स्ट शेड्यूल जो कि रेट ऑफ टैक्स का है। नंबर 2 सेकंड शेड्यूल जो कि एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशंस का है। एंड नंबर 3 है थर्ड शेड्यूल जो कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का है। सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 का टाइटल है एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, पार्ट 2 का टाइटल है रिडक्शन इन टैक्स रेट, पार्ट 3 का टाइटल है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, पार्ट 4 का टाइटल है एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में हमारे पास आ रहा है रिडक्शन या एग्जेम्पशन ऑफ टोटल इनकम, ये हमारा ये सेकंड स्टेज पे माइनस हो रहा होगा। इसके बाद आप माइनस करोगे तीसरा डिडक्टेबल अलाउंस। मैंने आपको डिडक्टेबल अलाउंस और अलाउबल डिडक्शन के दरमियान फर्क बताया था कि ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये दोनों एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंडिचर जो किसी हेड ऑफ इनकम को कैलकुलेट करते वक्त अकाउंट फॉर होंगी, वो चीजें अलाउबल डिडक्शंस है। और वो चीजें जो आपकी टोटल इनकम से माइनस हो रही होंगी उसे हमने डिडक्टेबल अलाउंस का नाम दिया था। हर हेड ऑफ इनकम में अलग तरह के एक्सपेंसेस, अलग तरह के एक्सपेंडिचर्स, अलग तरह के डिडक्टेबल अलाउंस, सॉरी अलाउबल डिडक्शंस कवर होंगे। लेकिन ये जो डिडक्टेबल अलाउंस है ये इन टोटलिटी 4 ही है। नंबर 1 ज़कात, नंबर 2 वर्कर वेलफेयर फंड WWF, नंबर 3 वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन WPPF, है नंबर 4 एजुकेशन एक्सपेंस। टोटल इनकम से ये 3 चीजें माइनस करने के बाद एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल एंड डिडक्टेबल अलाउंस, हमारे पास जो नंबर आएगा उसे हमने नाम दिया था टैक्सेबल इनकम का।
टैक्सेबल इनकम का मतलब है ये फाइनली वो इनकम आ गई जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है, ये फाइनली वो इनकम आ गई जिसके ऊपर आप टैक्स रेट अप्लाई करोगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए हम अपनी टैक्सेबल इनकम को भी दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक को नाम देते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक को नाम देते हैं अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सर इन दोनों में क्या फर्क है? सर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कैप 2 लेवल पे 3 तरह की इनकम ऐसी थी जिसपे लॉ मेकर ने स्पेशल यूनिक रेट प्रोवाइड कर रखा है। बाकी सारी इनकम के लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है, जनरल रेट है। जनरल रेट बोले तो अगर आपका टैक्स पेयर इंडिविजुअल या ईओपी है तो स्लैब रेट लग रहा होगा, और अगर आपका टैक्स पेयर कंपनी है तो 29% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट लग रहा होगा। सर 3 तरह की सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के नाम क्या थे? नंबर 1, lump sum amount received on termination of employment. Number 1, lump sum amount received on termination of employment. Number 2, capital gain on securities. And number 3, capital gain on immovable properties. आपने टैक्सेबल इनकम को दो हिस्सों में तोड़ दिया, सेपरेट ब्लॉक में, अदर देन सेपरेट ब्लॉक में। इसके बाद आपने सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे स्पेशल रेट अप्लाई किया, अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे जनरल रेट अप्लाई किया, तो आपके पास टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर आ गया, जिसे हमने नाम दिया था ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अभी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि ये आपका फॉर द टाइम बीइंग टैक्स बर्डन है जो अंडर द लॉ आपको पे करना है। लेकिन इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर सकती हैं। सबसे पहले आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के जो 4 पार्ट्स थे उसमें से तीसरा पार्ट था पार्ट 3, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी का। इसके बाद बारी आएगी टैक्स क्रेडिट्स की। टैक्स क्रेडिट आर जस्ट लाइक रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, ये भी टैक्स लायबिलिटी को ही कम कर रहे हो। ये भी कोई 7-8 टैक्स क्रेडिट्स आप डिफरेंट कवर करेंगे। इसकी सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट को कवर करेंगे। तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से ये रिडक्शन और टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, दैट इज नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट, या इसे मैं नेट टैक्स लायबिलिटी भी कह सकता हूं। फिर एक दो लाइन आइटम यहाँ ऐड होंगे, टैक्स लायबिलिटी अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, टैक्स लायबिलिटी अंडर एफटीआर। अब टैक्स लायबिलिटी अंडर एफटीआर क्या बना है ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अनकरीब वक्त में डिस्कस करूंगा जब हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कोई 1.5-2 महीने के बाद हम एफटीआर का कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। एफटीआर का टैक्स ऐड करने के बाद मेरे पास फाइनली आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, कि ये मेरा नेट बर्डन है अंडर द लॉ जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा टैक्स में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही पे करूं। गवर्नमेंट करती यह है कि डिफरेंट तरह के ट्रांजेक्शंस पे डिफरेंट तरह के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में मेरी ड्यूरिंग द ईयर पे विथहोल्डिंग कर लेती है। मैं अपने घर का बिजली का बिल पे करता हूं तो इसमें भी कुछ इनकम टैक्स पे करता हूं। मैं अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाता हूँ, प्रीपेड कार्ड लोड करवाता हूँ, उसमें भी कुछ टैक्स पे कर रहा होता हूँ। मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड मिलता है वहां भी मेरा टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। मुझे अपने एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है वहां भी मेरा टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। यानी कि बहुत सारी ट्रांजेक्शंस आपकी कंट्री में ऐसी है जिसमें इनकम टैक्स की एडवांस विथहोल्डिंग हो जाती है। तो अगर पूरे साल डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शंस में मेरी एडवांस विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन या कलेक्शन हुई है, उससे हम इस स्टेज पे माइनस कर रहे होंगे तो हमारे पास इंडिया है टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर बन जाएगा। लास्ट क्लास के एंड में मुझसे पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सर ये टैक्स पेबल या रिफंडेबल का क्या मतलब? देखो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बने ₹1,00,000 और तुम्हारा टैक्स विदहोल्ड हुआ है ₹60,000, तो जो ₹40,000 है वो मेरा टैक्स पेबल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बने ₹1,00,000 लेकिन उस साल मेरी विदहोल्डिंग हो जाए ₹1,20,000 की, तो अब ये जो ₹20,000 का नंबर आएगा ये टैक्स रिफंडेबल कहलाया जाएगा। यानी ये ₹20,000 का रिफंड लीगली मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्लेम कर सकता हूं। मेरा ये राइट है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ₹20,000 क्लेम कर सकता हूं। प्रैक्टिकली तो नहीं मिलता ऑब्वियसली, लेकिन लीगली हमारा ये राइट है कि हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्लेम कर सकते हैं। और अगर किसी साल आपकी विदहोल्डिंग ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू योर टैक्स लायबिलिटी, आपकी विदहोल्डिंग ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू योर टैक्स लायबिलिटी, तो आपका टैक्स रिफंडेबल बनेगा। तो लीगली तो क्या है कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं, गवर्नमेंट से कहूं कि मेरा रिफंड बन रहा है, आप मुझे रिफंड दे दें। प्रैक्टिकली ये रिफंड नहीं मिलते, इंडिविजुअल्स को तो मिलते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने टैक्स ज्यादा विदहोल्ड हो गया तो वो जाया हो जाएगा। अगर आपका टैक्स रिफंडेबल का नंबर बनता है तो आप इस टैक्स रिफंडेबल के नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? कि अगले साल जब आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी तो पिछले साल की रिफंड से आप अगले साल की लायबिलिटी को भी एडजस्ट या डिस्चार्ज कर सकते हो। क्या ये बात समझ आती है? तो यहां तक हमने एक तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का ओवरऑल फॉर्मेट आइडियली कल की क्लास में डिस्कस किया।
अब आज की क्लास से हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में इनकम टैक्स का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि इस कंपटीशन के फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है कि हम पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट कवर करेंगे कि एक एक हेड ऑफ इनकम में हमारे 4 से 5 क्लासेस लग रही होगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस में 10-12 क्लासेस लग रही होगी, सैलरी में 4-5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 2-3 क्लासेस लग रही होगी। यानी कि आने वाला महीना सवा महीने सिर्फ हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम पे काम हो रहा होगा। इसके बाद मेरा एक्सेम्पशंस कवर करोगे, डिडक्शंस कवर करोगे, टैक्स लायबिलिटी में टैक्स क्रेडिट्स कवर करोगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम एक सीक्वेंस में लेकर आगे चल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर अपने टैक्स की कोर्स को ऑफिशियली। अगर हम अपने पास इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में आए, जो हमारे पास इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2 आ रही है, प्रेजेंटेशन नंबर 2, इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स के नाम से बेसिकली इस चैप्टर में आपके पास 3 से 4 प्रेजेंटेशन आ रही है इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2। सर जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि पाकिस्तान में एक तो डिफरेंट तरह के 46, 47 टाइप के टैक्सेस लग रहे होते हैं। कुछ पॉपुलर है, कुछ अनपॉपुलर है। लगते तो 46-47 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े रिनोन है, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में मल्टीपल टाइम सुनते ही हो। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ये तो हमें बहुत सुनने को मिल ही जाता, लेकिन इन टोटलिटी कोई 46-47 किस्म के टैक्सेस है। प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, यूबीआई भी लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ भी है, डब्ल्यूपीपीएफ भी है और 10 तरह की और चीजें हैं। हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कवर करने लगे हैं। पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का लॉ है, इसके बैक पे जो लॉ है उसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजरल मैटर्स थे वो हमारे पास बयान किए गए थे इनकम टैक्स रूल्स 2002 में। तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का भी कुछ हिस्सा कवर करेंगे, हम इनकम टैक्स रूल्स 2002 का भी कुछ हिस्सा कवर कर रहे होंगे। सर ऑर्डिनेंस और रूल्स में क्या फर्क है? बेसिकली ऑर्डिनेंस मेन लॉ है और रूल उसके एप्लीकेशन के लिए हमें प्रोसीजरल मैटर प्रोवाइड करना होता है। तो पहली स्लाइड में तो इनकम टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से थोड़ी हिस्ट्री वगैरह बयान की गई है। फॉर द टाइम बीइंग में ये बातें कवर नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ी बड़ी सी थ्योरी हो जाएगी। हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चार्जिंग सेक्शन से अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए कल की क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में, आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का एक फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस। इस फॉर्मेट की रेलेवेंस पे, इस फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस पे मैं मल्टीपल टाइम डिस्कशन कर चुका हूं कि ये फॉर्मेट आपको पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड कर देता है। अब हम ऑफिशियली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टार्ट करने लगे और मैंने जितनी भी बैचेस कंडक्ट किया आज तक कैप 2 लेवल पे, मैंने हमेशा इस इनकम टैक्स के एरिया का जो स्टार्ट लिया है वो इस चार्जिंग सेक्शन से लिया है, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर ऐसा क्यों? देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सैकड़ों सेक्शंस है, हर सेक्शन की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, चार्जेबिलिटी, विदहोल्डिंग, डिफरेंट तरह की बातें बयान की गई है। लेकिन अगर मैं चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 की बात करूं ना, तो ये चार्जिंग सेक्शन पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे पावरफुल सेक्शन है। हर टैक्स लॉ में, हर टैक्स लॉ में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, हर टैक्स लॉ में एक सेक्शन ऐसा होता है जिसे चार्जिंग सेक्शन का स्टेटस दिया जाता है। अभी चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है? सर चार्जिंग सेक्शन का मतलब यह है कि ये वो सेक्शन है जो कि पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शंस को ये अथॉरिटी देता है, ये पावर देता है कि वो एक टैक्स पेयर की इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। यानी यूं समझ लो कि ये पूरे ऑर्डिनेंस का कल्ब है, दिल है, पूरे ऑर्डिनेंस की रूह है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट या पावरफुल सेक्शन है इस सेंस में कि ये सेक्शन ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सैकड़ों सेक्शंस को ये अथॉरिटी देता है, ये पावर देता है कि वो डिफरेंट तरह की इनकम्स के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके, वो डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सके। यहाँ जो आपके सामने 4 लाइनें लिखी है ना, ये चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 की एक्चुअल वर्डिंग्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वर्डिंग्स तो टेक्निकल होती है। ये सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन की कुछ समरी वर्डिंग्स मैंने आपके सामने लिखी है, मैं रीड करता हूं। कहता है टैक्स शैल बी इम्पोज्ड on every person having income for the year. Tax shall be imposed on every person having income for the year. अब बजाय तो चार्जिंग सेक्शन बड़ा सिंपल सा लग रहा है। चार्जिंग सेक्शन ये कह रहा है कि हर बंदा जो कि एक साल में इनकम कमाए उसके ऊपर टैक्स लग जाए। तो बजाय तो ये सेक्शन बड़ा सिंपल सा आपको लग रहा है कि टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर। लेकिन अगर हम इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल पोस्टमार्टम करें ना,
तो हमारे सामने चार इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के सामने आती। नंबर वन, व्हाट इज टैक्स? सर टैक्स की डेफिनेशन क्या है, टैक्स की लीगल मीनिंग क्या है? नंबर टू, हु इज पर्सन? पर्सन का क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग हैं जिनको पर्सन कंसिडर किया जाएगा, कौन लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? नंबर थ्री, व्हाट इज इनकम? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून इनकम के ऊपर टैक्स की बात करता है, तो आखिर इनकम है क्या? अगर मैं किसी बिजनेस से पैसा कमा रहा हूं, अगर मैं किसी एम्प्लॉयमेंट से सैलरी कमा रहा हूं, अगर मुझे इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिल रहा है, अगर मुझे गिफ्ट में कोई एसेट मिल रहा है, तो मुझे ये जानना, मुझे ये समझना बड़ा जरूरी है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरी इनकम कंसिडर की जाएगी या नहीं की जाएगी, और फिर अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन को देख रहे हो। एंड नंबर फोर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर? ईयर की क्या मतलब है, ईयर किस चीज को इनकम टैक्स लॉ में कहा गया है? तो ये चार बेसिक टर्म्स है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चार्जिंग सेशन का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो हमारे सामने निकल कर आती है। नंबर वन, व्हाट इज टैक्स? Number two, who is person? या what is the concept of person? Number three, what is income? या what is definition of income? And number four, what is the concept of year? जब तक मैं इन चार बेसिक टर्म्स को अच्छी तरह से ना समझ लूं, मैं अपने इनकम टैक्स को आगे लेके नहीं जा सकता, मैं अपने इनकम टैक्स से मैं बाकी हेड्स ऑफ इनकम वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकता। तो हमारी आज और कल की क्लास मोस्ट लाइकली है कि इन चार बेसिक टर्म्स को समझने में गुजर जाएगी। सर सबसे पहले आप पर्सन के हवाले से सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि पर्सन क्या होगा। हम पर्सन के हवाले से सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे कि पर्सन कौन है। अगर आप अपने पास नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड पर आए, तो हमारे पास पर्सन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 80 में डिस्कस किया गया है। वैसे बहुत सारे लोगों को जहन में भी आ रहा होगा या आने वाले वक्तों में आ जाएगा कि क्या मुझे सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है? नहीं सर, आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। मालूम हो तो लिख दीजिएगा, ना मालूम हो तो बस हम लिख देंगे एज पर दी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, दैट इज आपको सेक्शन नंबर एग्जाम में कोट करने की जरूरत नहीं। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 80 है जो कि पर्सन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है। मैं थोड़ा सा रीड करता हूं, कहता है the following shall be treated as persons for the purpose of income tax ordinance। लॉ मेकर ने टैक्स पेयर को, एक टैक्स पेयर को सात में से किसी एक कैटेगरी का पर्सन क्लासिफाई करने के ऊपर, या तो आपका टैक्स पेयर इंडिविजुअल होगा, या ये कंपनी हो सकता है, या ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो सकता है, या ये फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है, या ये फॉरेन गवर्नमेंट हो सकता है, या ये पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर ये पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जब भी आप किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, इनकम टैक्स की असेसमेंट करेंगे, तो आपने उसे सात में से किसी एक पर्सन में क्लासिफाई करना है। इट कैन बी आइदर पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लकीली आपके कैफ 2 लेवल पे सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट है, दैट्स इट। कंपनी की टैक्सेशन किस तरह से होती है या बाकी पर्संस की टैक्सेशन किस तरह से होती है, ये आप कैफ 2 लेवल पे कवर नहीं करोगे। ये सीए फाइनल का एजेंडा है। सीए फाइनल लेवल पर आकर आप कॉर्पोरेट टैक्सेशन पढ़ोगे कि कंपनी की इनकम किस तरह से टैक्स होती है। कैफ लेवल पे जो आप लोगों का टारगेट, आप लोगों के कोर्स का एजेंडा है, वो एक इंडिविजुअल और एक एओपी यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस की कंपटीशन वगैरह है। एक इंडिविजुअल और एओपी की कंपटीशन किस तरह से। लेकिन एक ब्रीफ डिस्कशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी टैक्स पेयर है उसे हम सबसे पहले सात में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। इट कैन बी आइदर इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इन सात पर्संस को देखूं ना, तो आप गौर करेंगे कि इन सात पर्सन में से सिर्फ पहला जो है ना, वो नेचुरल पर्सन है। सिर्फ पहला जो है वो नेचुरल पर्सन है, बाकी के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है पर्सन दैट इज क्रिएटेड अंडर एनी लॉ। लीगल पर्सन भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आप गौर करें तो इन सात पर्सन में से सिर्फ पहला इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन है, बाकी के जो छह है वो आर्टिफिशियल लीगली क्रिएटेड पर्सन है।
हम कंपनी बनाते हैं तो पाकिस्तान में कंपनी बनाई जाती है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। हम किसी फॉरेन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन गवर्नमेंट कोई फॉरेन लॉ के तहत बनाई गई। हम एयूपी की बात करते हैं तो एयूपी पाकिस्तान में बनाई जाती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। तो इन 7% में से सिर्फ पहला इंडिविजुअल वाइज नेचुरल पर्सन है, बाकी के 6 आर्टिफिशियल पर्सन। फिर हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो इंडिविजुअल है ये भी दो तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी अदर सैलरीड, इट कैन बी अदर नॉन सैलरीड। सर क्या फर्क था सैलरीड इंडिविजुअल में, क्या फर्क था नॉन सैलरीड इंडिविजुअल में? अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम इसकी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है, अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम इसकी टैक्सेबल इनकम के 75% भी नहीं 75% से ज्यादा है, तो वो बंदा सैलरी इंडिविजुअल कहलाया जाए। और अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम इसकी टैक्सेबल इनकम का 75% या 75% से कम है, तो अब ये बंदा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कहलाया जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा है, तो दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड सैलरी इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल की सैलरी इनकम है ही नहीं या सैलरी है लेकिन वो टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा नहीं है, तो अब ये बंदा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कहलाया जाएगा। सर थोड़ा सा मैं अगर न्यूमेरिकली बताएं, यहां देखें फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 2 पर्सन हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। सर मिस्टर ए की सैलरी इनकम है 800, मिस्टर बी की सैलरी इनकम है 400, और मिस्टर ए और मिस्टर बी की अदर हेड ऑफ इनकम है लेट्स से 200 और 600। तो इन दोनों की टोटल इनकम इस 1000। अब आपने सैलरी को टोटल इनकम से कंपेयर नहीं करना, अब आपने सैलरी को टोटल इनकम से कंपेयर नहीं करना, आपने सैलरी को कंपेयर किससे करना है? टैक्सेबल इनकम से। और हमें मालूम है कि जब हम टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे आते हैं तो हम कितनी चीजों को माइनस करता है? 3 चीजों को, एग्जाम्ड इनकम, डिडक्शन एट पार्ट वन सेकंड शेड्यूल और डिडक्टेबल अलाउंस। तो वो 3 चीजें माइनस करने के बाद आपके पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम। अज्यूमिंग कि हमारे पास अभी 3 चीजों में से कोई भी चीज नहीं है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम में कितनी आ गई? 1000। अब मैं अपनी सैलरी को इस टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करूंगा। तो जब मैंने 800 रुपए को 1000 से कंपेयर किया, यानी सिंपली मैंने सैलरी को डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम से, तो कितना आया? 80%। और मैंने 400 को 1000 से डिवाइड किया तो कितना आया? 40%। तो इसका मतलब है कि मिस्टर ए हमारे लिए सैलरीड इंडिविजुअल है, मिस्टर बी हमारे लिए नॉन सैलरीड। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को बनाने का पर्पस तो ये था कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा पर्सन इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, फेडरल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सब्सिडियरी फॉरेन गवर्नमेंट है या पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा इंडिविजुअल सैलरीड या नॉन सैलरीड है? मतलब किस इस बात की रेलेवेंस क्या है, इस बात की नीड क्या है, इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है कि मैं सबसे पहले ये कर रहा हूं कि अपने टैक्स पेड को 7 में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा हूं? इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है? सर इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन हमने कल की क्लास में पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड टू डिटरमाइन एप्लीकेबल टैक्स रेट। टू डिटरमाइन एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। आपने कल की क्लास में देखा कि इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग था, यूपी का टैक्स रेट अलग था, कंपनी का टैक्स रेट अलग था। इंडिविजुअल में भी सैलरीड का टैक्स रेट अलग था, नॉन सैलरीड का टैक्स रेट अलग था। तो बहुत सारे रीजन है जो कि ओवर द कोर्स आपको समझ आएंगे, लेकिन वन ऑफ द रीजन हमें कल की क्लास में समझ आ गया कि इन तीनों के टैक्स रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है जो आपके साथ साथ अनकवर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इससे पहली वाली प्रेजेंटेशन बनाए तो ये बात मैंने यहाँ लिखी भी है पर्संस के चैप्टर में, व्हाट इज द रीजन या व्हाई टू एस्टैब्लिश पर्सन
क्या जरूरत पेश आ गई, क्यों आप किसी पर्सन को साथ में से किसी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो? तो यहाँ मैंने बहुत सारे रीजंस लिखे हैं, सारे रीजंस तो फॉर द टाइम भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक बात हमें समझ आती है, दैट इज टू डिटरमाइन एप्लीकेबल टैक्स रेट। जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपका पर्सन कौन है, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल टैक्स रेट कंक्लूड डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। क्या ये बात समझ आती है हमें? अच्छा, आज की क्लास में मैंने पर्सन के चैप्टर को कवर नहीं करवाना, मैंने सिर्फ तुम्हें पर्संस के नाम बताए कि 7 तरह के पर्सन होंगे: इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी भी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि एओपी क्या होता है, कंपनी क्या होता है, एंड सो ऑन। फिर कंपनी में और क्लासिफिकेशन देखेंगे, पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, स्मॉल कंपनी की। ये सारी बातें पर्संस के चैप्टर में स्पेसिफिकली कवर करें। आज की क्लास का जो एजेंडा है वो हमारे लिए टैक्स ईयर है, कि हमने टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर। अब अगेन, टैक्स ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है ये तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन पहले सवाल ये क्रिएट होता है कि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट भी क्यों? इनकम टैक्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था ना कि लोगों की इनकम पे टैक्स लगाया जा सके, किसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जा सके। तो आप इनकम उठाएं, उस पर टैक्स लगा दें। क्या जरूरत पेश आई, क्या नीड क्रिएट हुई कि आप टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आपने लॉ में इंट्रोड्यूस किया, या टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जा रहा है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि टैक्स ईयर इज बेसिकली टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड, इज बेसिकली टैक्स अकाउंटिंग पीरियड। हो सकता है आपने ये बात पढ़ी हो सकता है आपने ये बात ना पढ़ी हो, कि जब आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल स्टार्ट करते हो ना, तो आप कुछ की अजम्पशंस डे वन पे लेते हो। जब आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करते हो, यानी कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने से पहले में कुछ की अजम्पशंस लेनी पड़ रही होती। फॉर एग्जांपल, हम एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेते हैं। किसी को मालूम है गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है? किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम 3-4 तरह की अजम्पशंस लेते हैं डे वन पे या स्टार्ट पे। इसमें से एक होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जबरदस्त। जब भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो आप 3-4 तरह की डिफरेंट अजम्पशंस लेते हो। उसमें से एक अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब यह है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अजम्पशन, इस प्रिडिक्शन में बनाते हो कि ये कंपनी आने वाले 12 महीनों तक सरवाइव कर जाएगी। हम बहुत सारी 3-4 अजम्पशंस लेते हैं कंपनी की स्टार्ट के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। पहली अजम्पशन हम लेते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, यानी कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो इस अजम्पशन पे, इस प्रेडिक्शन पे कि ये कंपनी आने वाले 1 साल तक सरवाइव कर जाएगी, आने वाले 1 साल तक इसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा होगा। इसके अलावा फिर आप एक और अजम्पशन लेते हो, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। एक और अजम्पशन आप लेते हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। कि जब आप अपने किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, तो बैक पे कोई ना कोई एक अकाउंटिंग, एक रिपोर्टिंग पीरियड डिसाइड करते हो। जनरली वो 1 ईयर होता है, जनरली वो 1 ईयर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 1 ईयर ही हो सकता है कुछ कंपनी 6-6 महीने में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। हो सकता है कोई कंपनी हर क्वार्टर एंड पे, यानी कि 3-3 महीने बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। हो सकता है कोई कंपनी मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हो। आम हालात में तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं वो ईयरली बेसिस पे ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ईयरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। कंपनी चाहे तो हाफ ईयरली बेसिस पे, सेमी एनुअली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, इवन मंथली बेसिस पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकती है। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है ना, तो बैलेंस शीट तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आ जाएगी, बैलेंस शीट तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बन जाएगी, लेकिन पीएनएल तो हमें किसी पीरियड का बनाना पड़ेगा ना। 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 3 महीने का, 1 महीने का। तो हम एक अकाउंटिंग पीरियड की असम्पशन लेते हैं। इसी तरह से टैक्स लॉ में भी टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करोगे, उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो आपको पीरियड डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से पीरियड की इनकम और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि मैं जब से पैदा हुआ हूं उस वक्त से लेकर आज तक की इनकम कैलकुलेट करूं और उस पर टैक्स कैलकुलेट करूं। मुझे पीरियड में चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा, हर साल के आखिर में, या और भी कोई बेसिस हो सकती थी, लेकिन टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में हर साल को एक टैक्स ईयर या टैक्स पीरियड का नाम दिया गया। अच्छा, ये इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। जब सेल्स टैक्स लॉ में आऊंगा, जब आने वाले वक्त में हम सेल्स टैक्स लॉ कवर करेंगे, तो सेल्स टैक्स लॉ में टैक्स पीरियड 1 महीने के टाइम को कहता है।
यानी जिस तरह से इनकम टैक्स लॉ में पूरा साल खत्म होने के बाद आपको पूरा रिटर्न फाइल करना पड़ता है, सेल्स टैक्स लॉ में ऐसा नहीं होता। सेल्स टैक्स लॉ में हर महीने खत्म होने के बाद आपको अपना सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो जो भी आप टैक्स की वर्किंग करोगे, आप कोई ना कोई पीरियड बैक पे लॉक जरूर कर रहे होंगे। इस टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड को, इस टैक्स रिपोर्टिंग पीरियड को टैक्स ईयर का नाम दिया गया। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम कौन से रिपोर्टिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन से टैक्स पीरियड की बात कर रहे हैं, फिर हम अपनी चीजों को आगे लेकर चल सकेंगे। अच्छा, वैसे तो और भी रीजंस है, वैसे तो और भी रीजंस है कि हम क्यों टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। वंस टैक्स ईयर का चैप्टर कंप्लीट करवा लूं तो फिर मैं रीजंस टू एस्टैब्लिश टैक्स ईयर भी आपको समझाऊंगा कि हम टैक्स ईयर क्यों डिटरमाइन या कंक्लूड कर रहे हो। अब इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 74 में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है और 3 तरह के टैक्स ईयर्स को डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 74 में टैक्स ईयर को डिफाइन, डिस्कस, एक्सप्लेन किया गया है। और सेक्शन 74 ये कहता है कि 3 तरह के टैक्स ईयर हो सकते हैं। नंबर 1 नॉर्मल टैक्स ईयर, नंबर 2 स्पेशल टैक्स ईयर एंड नंबर 3 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। एक पर्सन के टैक्स ईयर एज पर सेक्शन 73 3 तरह के हो सकते, आइदर नॉर्मल टैक्स ईयर, आइदर स्पेशल टैक्स ईयर, आइदर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। इसके अलावा इनकम टैक्स लॉ में 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिनको अगर हम पढ़े, समझे और इंटरप्रेट करें तो वहां से 2 तरह के एडिशनल टैक्स ईयर्स ट्रीट या अज्यूम किए जा सकते हैं। One is called tax year of a person about to leave Pakistan permanently, and the second one is called tax year of discontinued business. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर लॉ में स्पेसिफिकली कितने टैक्स ईयर प्रोवाइडेड है, तो मैं कहूंगा 3, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशन टैक्स ईयर। आपके एग्जाम में पूछे ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर आर डिस्कस और डिफाइन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो आपने वहां 5 नहीं लिखा, वहां कितने लिखे कि 3 टैक्स ईयर्स है, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। लेकिन 2 एडिशनल सेक्शंस ऐसे हैं जिनको पढ़कर अगर इंटरप्रेट किया जाए तो ये समझ आता है कि इन 2 सेक्शंस में भी 2 एडिशनल टैक्स ईयर्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। एक है टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, एक है नोटिस ऑफ या टैक्स ईयर ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले अल्कबुल का रीड करता हूं। कहता है as defined in section 74 of the income tax ordinance 2001, there are 3 kinds of tax years: normal tax year, special tax year or transitional tax year. However, there are 2 additional tax years that are treated as tax year under the provision of income tax ordinance 2001. लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड 3 तरह के टैक्स ईयर्स है, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। और 2 तरह के टैक्स ईयर्स ऐसे भी हैं जो कि डिफरेंट सेक्शंस को पढ़कर अज्यूम या इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। अब हम बात करने लगे व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज स्पेशल एंड व्हाट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर सबसे पहले नॉर्मल टैक्स ईयर, बहुत आसान सी बात है। वो 12 महीनों का पीरियड वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड होगा ना, वो नॉर्मल टैक्स ईयर। वो 12 महीनों का पीरियड जो कि 30 जून पे एंड होगा तो नॉर्मल टैक्स ईयर। सर अगर एक ईयर 30 जून पे एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा? ऑब्वियसली 1 जुलाई। यानी फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016 ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है। 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है। थोड़ी बहुत बातें मैं लिखता भी रहता हूं साथ साथ। What is normal tax year? So normal tax year is period of 12 months that ends on 30th June.
नॉर्मल टैक्स ईयर इज पीरियड ऑफ 12 मंथ दैट एंड्स ऑन 30 जून। सर इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? सर इसकी एग्जांपल बेतहाशा हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017, 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023, 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 जून 2012। तो पहले तो आपने नॉर्मल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है। सर कोई भी 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो उसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि लॉ में इस टैक्स ईयर को रीड कैसे किया जाएगा, पुकारा कैसे जाएगा? 30 जून के साथ, 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है ना, 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर चिपका हुआ है ना, ये उस नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल पहला है 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017, तो इसके साथ कैलेंडर ईयर कौन सा चिपका हुआ है? 2016 या 17? 2017, 30 जून 2017, तो ये कहलाया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2017। सेकंड एग्जांपल है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023, तो 30 जून के साथ टैक्स ईयर कौन सा चिपका हुआ है? कैलेंडर ईयर कौन सा लिखा हुआ है? 2023, तो ये कहलाया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। तीसरा है 1 जुलाई 11 से लेकर 30 जून 2012, तो ये कौन सा कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2012। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल टैक्स ईयर का। A period of 12 months that ends on 30th June. How it is read? How it is denoted? It is denoted by the calendar year that is attached with the 30th June. It is denoted by the calendar year in which the 30th June date falls. जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून की डेट फॉल कर रही है, ये उस कैलेंडर ईयर से रीड किया जाएगा, ये उस कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जा रहा होगा। मैं रीड करता हूं जरा सी बात है। कहता है normal tax year is a period of 12 months ending on 30th day of the June. Normal tax year is a period of 12 months ending on 30th day of the June. Normal tax year is denoted. Denoted का मतलब है read. Normal tax year is denoted by the calendar year in which the said date falls. जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून की डेट फॉल कर रही है, गिर रही है, वो कैलेंडर ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल टैक्स ईयर एंड ऑन 30 जून 2018 which falls in calendar year 2018, therefore this is normal tax year 2018। क्या ये बात समझ आती है? हम इसके बाद सेकंड है हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर भी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। Sir, what is the special tax year? Special tax year is also the period of 12 months. Special tax year is also the period of 12 months that ends on any date except 30th June. वो 12 महीनों का पीरियड, वो 12 महीनों का पीरियड जो किसी भी दिन एंड हो रहा हो 30 जून के अलावा, वो स्पेशल टैक्स ईयर है। वो 12 महीनों का पीरियड, वो 12 महीनों का पीरियड जो किसी भी डेट पे एंड हो रहा हो, वो स्पेशल टैक्स ईयर। सर एग्जांपल बताएं। बेतहाशा एग्जांपल हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2015 से लेकर 28 फरवरी 2016। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2020। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012।
अब ये सारी वो एग्जांपल्स लिखी है मैंने जो 12 महीनों का पीरियड है, लेकिन 30 जून में एंड नहीं हो रहा, 30 जून के अलावा एंड हो रहा है। इन टैक्स ईयर्स को हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। अब स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करने का थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है। एक टेक्निकल तरीका यानी कि लीगल तरीका और एक शॉर्टकट तरीका, मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले मैं लीगल तरीके की बात करता हूं। आपने क्या करना है कि जो भी आपका स्पेशल टैक्स ईयर है, सुनिएगा, जो भी आपका स्पेशल टैक्स ईयर है, ये एक दिन स्टार्ट हो रहा होगा और ये किसी एक दिन एंड हो रहा होगा। जिस दिन ये स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है, आपने ये देखना है कि इसकी एंड डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और जो नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर होगा वही स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर होता है। सर कुछ भी समझ नहीं आया, एक एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगा। यहां देखो, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर है जिसे हमें रीड करना है, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 Feb 2022 से एंड हो रहा है सॉरी, ये स्टार्ट हो रहा है 1 April 2022 से एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 पे। हमारे पास एक स्पेशल टैक्स ईयर है 1 April 2022 से 31 मार्च 2023। अब इसको रीड कैसे किया जाएगा, इसको रीड करने के लिए आप उठाओगे इसकी क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2023। अब आपने ये देखना है कि 31 मार्च 2023 की डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर गिर रही है। सर मुझे बता सकते हैं कि 31 मार्च 2023 की डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में गिर रही है? सर ये गिर रही है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान में। ऐसा ही है, ये गिर रही है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान में। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है। तो इस पीरियड को हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2023। क्या ये समझ आ रहा है हमें? सर एक और एग्जांपल देता हूं, यहां देखें। हमें स्पेशल टैक्स ईयर डिटरमाइन करना है। हमारा पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024। अब मैंने इसको रीड करना है कि ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि यार ये जो डेट है ना, क्लोजिंग डेट, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। सर 31 दिसंबर 2024 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? 31 दिसंबर 2024 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? सर ये फॉल कर रहा है 1 जुलाई 24 से लेकर 30 जून 25 के दरमियान। ऐसा ही है। अब ये 1 जुलाई 24 से लेकर अगर 30 जून 25 हो तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर क्या कहलाया जाएगा? 2025। तो ये बन जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2025। क्या ये समझ आता है? अच्छा, इसका एक बड़ा शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है? सर शॉर्टकट तरीका यह है कि अगर आपका ईयर एंड जैन से लेकर जून के दरमियान आ रहा है ना, तो इसे आप रीड करोगे सेम कैलेंडर ईयर से। और अगर आपका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के दरमियान आ रहा है तो इसे आप रीड करोगे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। यहां देखो, हमारे पास इस एग्जांपल में ईयर एंड क्या था? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023, तो ये जैन टू जून के दरमियान है, तो इसे हमने रीड कैसे किया? सेम कैलेंडर ईयर 31 मार्च 2023 स्पेशल टैक्स 2023।
हमारे पास इस एग्जाम्पल में ईयर एंड था 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 कहाँ फॉल कर रहा है, इसके दरमियान। तो इसको हमने कैसे रीड किया, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 24 है, लेकिन ये स्पेशल टैक्स ईयर 2025। तो क्या हमें लीगल वे शॉर्टकट वे समझ आता है। अब अगर मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिखी थी, मुझे जरा क्विकली बता दें ये कौन से टैक्स ईयर्स होंगे। अगर 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा, 2023। इसी तरह 1 मार्च 2015 से 28 फरवरी 2016 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा, स्पेशल टैक्स ईयर 2016। अगर 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 है, स्पेशल टैक्स ईयर 2021। और अगर 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तो स्पेशल टैक्स ईयर 2012। क्या ये समझ आता है। मैं रीड कर लूं, फिर मैं कॉपी करने का टाइम देता हूं। सर व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। वो 12 महीनों का पीरियड, वो 12 महीनों का पीरियड जो नॉर्मल टैक्स ईयर ना हो, यानी कि 30 जून पे एंड ना हो रहा हो, इसके अलावा कभी भी एंड हो जाए, तो इस पीरियड को हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। सर क्या कंपनी के लिए लाजिम है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी अपनी रिपोर्टिंग जुलाई टू जून या जनवरी टू दिसंबर करे? नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से 30 जून होता है। बहुत सारी कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। बहुत सारी कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर 1 मार्च से 28 फरवरी होता है। बहुत सारी कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होता है। तो कोई भी 12 महीनों का पीरियड एक कंपनी अपनी रिपोर्टिंग के लिए अडॉप्ट कर सकती है। अगर वो 1 जुलाई से 30 जून है तो इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। अगर वो 1 जुलाई से 30 जून के अलावा कोई 12 महीने हैं तो इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर का नाम देंगे। स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड, गौर से सुनिएगा, ये लीगल तरीका है। स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि आपके स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर है वो स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बन जाएगा। आपके स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो रेलेवेंट कैलेंडर ईयर है वो आपके लिए स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर। और ये बात हमने डिस्कस भी की। फॉर एग्जांपल स्पेशल टैक्स ईयर को पीरियड एंड ऑन 31 दिसंबर 2017। अब शॉर्टकट तरीके से तो आप फटाफट कह सकते हैं कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2017 नहीं है, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2018 है। लेकिन यहाँ लीगल तरीके से बताया हुआ है कि स्पेशल टैक्स ईयर को पर्सन एंड ऑन 31 दिसंबर 2017 which falls in normal tax year 2018, that is 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 के दरमियान में फॉल करता है। The calendar year in which the year end of the normal tax year falls is 2018. Thus the tax year of a person is called special year 2018। क्या ये बात समझ आती है? ये जो बातें मैंने लिखी है ये अपने पास लाजमी नोट करें। मीनवाइल में कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आंसर की क्वेरीज कर दे, जवाब दे देता हूँ, फिर हम आगे लेते चलते अपनी डिस्कशन को। सर मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ दैट एंड्स ऑन 30 जून। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ दैट एंड्स ऑन 30 जून इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीकेकार क्या है कि 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है, 30 जून के साथ जो कैलेंडर ईयर चिपका हुआ है, ये कैलेंडर ईयर ही नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 16 से 30 जून 2017, तो ये 30 जून 2017 यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2017। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 11 से 30 जून 2012, तो ये 30 जून 2012 यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2012। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, तो स्पेशल टैक्स ईयर इज आल्सो पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये भी 12 महीनों का पीरियड है, लेकिन ये वो 12 महीनों का पीरियड है जो कि 30 जून के अलावा किसी और दिन एंड हो रहा है। अगर एक 12 महीनों का पीरियड 30 जून के अलावा अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर का नाम देंगे। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22, 1 मार्च 15 से 28 फरवरी 2016, ये सारे 12 महीनों के पीरियड थे जो कि 30 जून पे एंड नहीं हो रहे। इनको रीड करने का एक शॉर्टकट तरीका, एक लीगल तरीका। पहले लीगल तरीके की बात करें तो आपने ये देखना है कि स्पेशल टैक्स ईयर की ईयर एंड डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है।
जो ये नॉर्मल टैक्स ईयर का नंबर होगा, जो ये नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर होगा, वही स्पेशल टैक्स ईयर भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पेशल टैक्स ईयर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 है, तो आपने ये देखा कि ये 31 मार्च 2023 कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर गिर रहा है। तो हमने डिटरमाइन किया ये 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 के नॉर्मल टैक्स ईयर में गिर रहा है, और 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है, यानी कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2023 बन जाएगा। एक और एग्जांपल ली कि अगर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 24 है, तो आपने ये देखना है कि 31 दिसंबर 2024 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। तो पता चला कि ये फॉल कर रहा है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 के दरमियान में। 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 का मतलब है नॉर्मल टैक्स ईयर 2025, यानी कि इस पीरियड का नाम होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2025। और शॉर्टकट तरीका बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपका ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान में कहीं भी है, तो जो कैलेंडर ईयर है वही आपके ईयर एंड का नाम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के दरमियान है, तो जो भी ईयर एंड के साथ कैलेंडर ईयर है उसमें +1 करते हैं, यानी कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर करते हैं, तो ये आपका स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर डिनोट हो रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है? मैं यहाँ तक। इसके बाद तीसरा है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तीसरा है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जांपल से, उसके बाद फिर हम इसकी बातें रीड कर लेंगे। देखिए, 2017 से लेकर 2019 के पीरियड के दरमियान जब मैं केपीएमजी में टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर सर्व कर रहा था, तो मेरे पोर्टफोलियो में, यानी कि मेरे पास एक क्लाइंट था डॉलर्स पाकिस्तान। अब डॉलर्स पाकिस्तान एक लोकल कंपनी है, यानी कि पाकिस्तानी कंपनी है, और चूंकि ये डॉलर्स पाकिस्तान लोकल कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी है, तो ये जो अपना ईयर फॉलो कर रही थी ना, ये ईयर फॉलो कर रही थी 1 जुलाई से लेकर 30 जून। फिर हुआ कुछ यूं कि 2016 में, आई गेस 2016 में डॉलर्स को एक टर्किश कंपनी ने, एक टर्किश कंपनी में जिसका नाम था आर्सलेक, इसने एक्वायर कर लिया। यानी डॉलर्स कंपनी को एक फॉरेन इन्वेस्टर ने एक्वायर कर लिया। अच्छा, अब ये जो टर्किश कंपनी थी ना, इसका ऑब्वियसली टर्की में इसकी सारी रिटर्न फाइलिंग वगैरह हो गई, क्योंकि ये तो टर्किश कंपनी थी। इसका जो ईयर था ना, इसका ईयर था 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो जब इस टर्किश कंपनी आर्सलिक ने डॉलर्स को एक्वायर किया, तो चूंकि हम केपीएमजी डॉलर्स वाले, डॉलर्स के कंसल्टेंट थे, मेरे पास ये क्लाइंट था, तो आर्सलिक कंपनी ने केपीएमजी से कहा कि यार हमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में या मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन में बड़ी मुश्किल हो रही है। क्यों मुश्किल हो रही है? कि हमारी कंपनी का ईयर एंड चल रहा है जन टू दिसंबर, और हमने ये जो डॉलर्स एक्वायर कर लिया है ना, इसका ईयर एंड चल रहा है जुलाई टू जून। तो डॉलर्स के ईयर एंड अलग होने की वजह से इसके अलग 12 महीनों के अकाउंट्स बन रहे हैं, टर्किश कंपनी का ईयर एंड अलग होने की वजह से अलग 12 महीनों की अकाउंट्स बन रहे हैं। तो हम इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर पा रहे, अपनी मैनेजमेंट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार आप जो है ना, इस डॉलर्स के टैक्स ईयर को चेंज कर दें, इस डॉलर्स के टैक्स ईयर को चेंज कर दें। तो इसके लिए हमने क्या करा कि सबसे पहले तो क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप एफबीआर के पास जाकर, टैक्स अथॉरिटीज के पास जाकर इस डॉलर्स की टैक्स ईयर को चेंज कर दे। अब इसके लिए मैंने क्या करा कि पहले मैंने एक एप्लीकेशन लिखी राइटिंग में। किसको लिखी? सर, डॉलर्स का जो भी रेलेवेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज में कमिश्नर था। अभी कमिश्नर वगैरह क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हर टैक्स पेयर के ऊपर कोई ना कोई रेलेवेंट कमिश्नर होता है। यानी कि अगर मैं अपना रिटर्न फाइल करता हूँ उर्दू का, तो मेरा भी कोई ना कोई कमिश्नर होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा। इस तरह जितनी कंपनीज है, जितने बिजनेसेस है, जितनी कंपनीज के डायरेक्टर, सीईओज है, जितने बिजनेसेस पाकिस्तान में, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई इनकम टैक्स के इदारे का एक ऑफिसर होता है जिसे हम कमिश्नर का नाम देते हैं। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी इन राइटिंग, मैंने एप्लीकेशन लिखी इन राइटिंग
डॉलिंस के रेलेवेंट कमिश्नर को, और डॉलिंस के कमिश्नर को ये मजबूरी एक्सप्लेन की कि भाई डॉलिंस पहले तो एक पाकिस्तानी कंपनी थी, नॉर्मल टैक्स रेट फॉलो कर रही थी, कोई मसला ही नहीं था, लेकिन अब इसे एक इंटरनेशनल कंपनी टर्किश कंपनी आर्सलिक ने एक्वायर कर लिया है और इनकी रिपोर्टिंग में डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि डॉलिंस का ईयर एंड चल रहा है जुलाई टू जून और टर्किश कंपनी का ईयर एंड चल रहा है जनवरी टू दिसंबर। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारा ईयर एंड भी जुलाई टू जून से शिफ्ट करके जन टू दिसंबर पे लेकर चले जाए। यानी मैंने अपने कमिश्नर को एक वैलिड रीजन दिया कि मैं क्यों अपना टेक्सचर चेंज करने जा रहा हूँ, मुझे बैठे बिठाई कोई मस्ती नहीं सूझ रही, एक रीजन की वजह से। इस रीजन को हम लॉ में नाम देंगे कंपेलिंग नीड। एक कंपेलिंग नीड की वजह से मैं अपना टेक्सचर चेंज करना चाहता हूं। तो मैं कमिश्नर के पास गया, तो कमिश्नर ने मुझसे कहा कि यार 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016, 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 2016 वाला साल गुजर चुका है, ये साल खत्म हो चुका है। फर्स्ट जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016 वाला साल गुजर चुका है, और आप चाह रहे हो कि आपका टैक्स ईयर जुलाई टू जून से चेंज करके मैं जनवरी टू दिसंबर कर दूं, तो ठीक है, मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप 1 जनवरी 17 से लेकर जो आने वाले टाइम होगा, यानी कि 31 दिसंबर 17, आप ये स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आने वाले सालों में क्या होगा कि मैं हर साल एक स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करता जाऊंगा। तो जो मेरा पिछला नॉर्मल टैक्स ईयर क्लोज हो चुका है 1 जुलाई 15 से लेकर 30 जून 2016, सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? नॉर्मल टैक्स ईयर 2016। कमिश्नर ने जो मुझे स्पेशल टैक्स ईयर यूज करने की इजाजत दी, वो कब से दी? वो दी 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 17। तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2017, 18 या 19? ये स्पेशल टैक्स ईयर 17 है, 18 या 19 है? सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 2018 है। आपको कैसे पता चला? सर मुझे ऐसे पता चला कि चूंकि इसकी डेट क्या है 31 दिसंबर 17, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से रीड कर लिया। सर लीगल वे से समझाएं, लीगल वे से समझ लें। यहां देखें, ये वाली डेट यानी कि 31 दिसंबर 17 की डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? सर ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 16 से लेकर 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 18 के दरमियान में। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? 2018। तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2018। लेकिन जब मैंने अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में चेंज किया ना, तो बीच में एक इंटरवीनिंग पीरियड आ गया। कब से कब तक का? सर ये आया 1 जुलाई 16 से लेकर 31 दिसंबर 16 का। ये जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड आया, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर नॉर्मल टैक्स ईयर जो है इसका ड्यूरेशन कितना है? ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर 2016 है, इसका ड्यूरेशन कितना है? इसका ड्यूरेशन है 12 मंथ्स। ये जो स्पेशल टैक्स ईयर 2018 मुझे ग्रांट हुआ है, अप्रूव हुआ है, इसका पीरियड कितना है? सर इसका पीरियड भी 12 मंथ है। लेकिन ये जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड आया है 1 जुलाई 16 से लेकर 31 दिसंबर 16, इसका टाइम कितना है? सर 6 मंथ। तो होता यह है कि जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करो फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, या फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल। क्या मतलब? देखो मैं नॉर्मल से स्पेशल पे जा सकता हूं, मैं स्पेशल से नॉर्मल पे जा सकता हूं, मैं ये भी तो कर सकता हूं कि एक स्पेशल से दूसरे स्पेशल पे चला जाऊं। यानी मैं जैन टू दिसंबर फॉलो कर रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो करने लग जाऊं। तो ये ट्रांजिशन कौन सी होगी? फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल। तो जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करोगे,
फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, या फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल, तो लाजमी बीच में कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड क्रिएट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप टैक्स ईयर चेंज करो और इंटरवीनिंग पीरियड ना आए, और लाजमी कि इंटरवीनिंग पीरियड हमेशा 12 महीनों से कम ही होगा। अब कोई भी एग्जांपल बना लें, आप कोई भी एग्जांपल बना लें टैक्स ईयर को चेंज करने की, लाजमी बीच में कोई ना कोई इंटरवीनिंग पीरियड आएगा, ट्रांजिशन पीरियड आएगा, और ये ट्रांजिशन पीरियड का जो ड्यूरेशन होगा वो 12 महीने से कम ही होगा। वो 1 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 11 महीने हो सकता है, वो एग्जैक्ट 12 महीने कभी नहीं होगा। ये जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड आता है, ये जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड आता है, इसे हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का। अब सवाल क्रिएट होता है कि इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को कैसे रीड करेंगे। सर इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को सेम वैसे ही रीड करेंगे जैसे आप स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करते हैं। क्या मतलब, आपने देखा कि इसकी ईयर एंड डेट क्या है, 31 दिसंबर 2016, इसकी ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर 2016। तो क्या मुझे कोई शॉर्टकट तरीके से बता सकता है कि ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा होगा, 2017। सर शॉर्टकट तरीके से नहीं, लीगल तरीके से बताएं। यहाँ देखो लीगल तरीके से बताता हूं, ये जो डेट है 31 दिसंबर 16, ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। सर ये फॉल कर रही है 1 जुलाई 16 से लेकर 30 जून 17 में। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, 2017। तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा हो जाएगा, 2017। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ दैट एंड ऑन 30 जून इज नॉर्मल टैक्स ईयर। A period of 12 months that end on any day other than 30th June is called special tax year. And what is transitional tax year? सर जब एक टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज करे फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, और फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल, तो बीच में लाजिम है कि कोई ना कोई ट्रांजिशन इंटरवीनिंग पीरियड आ जाएगा। ये ट्रांजिशन इंटरवीनिंग पीरियड हमेशा 12 महीने से कम ही होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल बना लें, इस बीच के इंटरवीनिंग पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को रीड करने का तरीका सेम वही है जैसे आप स्पेशल टैक्स ईयर को रीड करते हो। या तो आप ये देखो कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट कौन से नॉर्मल ईयर में फॉल कर रही है, वही ट्रांजिशनल का नंबर होगा। या आप ये देख लो कि अगर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जैन टू जून के दरमियान एंड हो रहा है तो सेम कैलेंडर ईयर से रीड करेंगे, और अगर ट्रांजिशनल ईयर जुलाई टू दिसंबर के दरमियान एंड हो रहा है तो उसे हम नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से रीड कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है? मैं पहले मैं थ्योरी रीड कर रहा हूं, फिर ये चीज कॉपी कीजिएगा। कहता है इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, जब भी आप अपना टैक्स ईयर चेंज करोगे, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच द टैक्स ईयर कमेंसेस। इसका क्या मतलब है कि जब आप अपना टैक्स ईयर चेंज करोगे तो जो साल खत्म हो चुका है उसके अगले दिन से लेकर जो नया टैक्स ईयर स्टार्ट होगा उसके पिछले दिन तक, the period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the change tax year commences shall be treated as transitional tax year. Transitional tax year is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the transitional tax year falls. ये सेम वही बात लिखी है जो स्पेशल टैक्स ईयर में थी कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है या वो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, नॉर्मल टैक्स ईयर का जो नंबर है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, a person having a normal tax year from 1 जुलाई 2003 to 30 जून 2004, एक बंदा है जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 3 से लेकर 30 जून 2004, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, 2004। मेक अ ट्रांजिशन टू स्पेशल टैक्स ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2005 टू 31 दिसंबर 2005, इसने अपना टैक्स ईयर चेंज करवा दिया और अब इसका नया टैक्स ईयर होगा 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा, 2006। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन a period of 6 months, that is from 1st July 2004 to 31 December 2004 is left out between the two tax year. This intervening period is referred to as transitional tax year. क्या ये समझा पा रहा हूं मैं सबको? कहता है अब रीड करने का तरीका, the closing date of the transitional tax year is 31st December 2004. वैसे तो आप शॉर्टकट में यूं बता सकते हैं कि ये स्पेशल टैक्स ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2005 है, which falls in normal tax year 2005, that is 1 जुलाई 2004 से लेकर 30 जून 2005 के दरमियान में। The calendar year in which the year and date of normal tax year 2005 falls is 2005, thus the tax year of a person is transitional tax year 2005.
क्या ये बात समझ आती है हमें? सर जरा इसे कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ बातें और डिस्कस या रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 74, इसमें हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर्स डिस्कस किए गए, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हम लॉ के और सेक्शंस को भी पढ़कर प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करें, रीड करें तो 2 तरह के और टैक्स ईयर्स निकल कर आते हैं। वन इज कॉल्ड टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड टैक्स ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। फिर हमने 3 तरह के टैक्स ईयर डिस्कस किए, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून पे एंड हो वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा एंड हो वो ट्रांजिशनल टैक्स स्पेशल टैक्स ईयर है। और जब एक पर्सन टैक्स ईयर चेंज करता है फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल, तो बीच में लाजमी है कि कोई ना कोई इंटरवीनिंग ट्रांजिशन पीरियड आएगा जो कि 12 महीनों से कम का ही होगा। इस ट्रांजिशनल इंटरवीनिंग पीरियड को हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम दिया था। फिर इनको रीड करने का लीगल तरीका भी हमने देखा, शॉर्टकट तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका ईयर एंड जनवरी टू जून के दरमियान आ रहा है तो आप इसे सेम कैलेंडर ईयर से रीड कर सकते हैं।